Okay. So, what we were doing. So, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि we have seen how to build different classifiers. That's only half of the story. In fact, half से भी कम story. ठीक है. Real life के अंदर knowing your classifier or knowing your model is fine. But real life उससे ज़्यादा आगे होती है. तो real life में अंदर जो problems होती हैं उनमें एक बहुत critical role आपके design में अंदर आपकी evaluation या classifier matrix करेगा, that how you are going to evaluate your classifier performance. So हमने एक तो वो statistical loss से हमने देखे, जैसे हमने loss function, so you can evaluate your classifier performance that way. There is another way of classifier evaluating performance, वो ये कि आप fully train कर लें और उसके बाद आप कुछ evaluation measures को इस्तेमाल करके ये देखेंगे how good your classifier is. और मैंने अभी थोड़ी देर पहले से आपसे कहा और आई रिपीट, योर क्लासीफायर इज एज गुड एज योर एवल्यूशन मैट्रिक इज. अगर आप सही एवल्यूशन मैट्रिक इस्तेमाल करें, यू विल हैव एन एक्सीलेंट क्लासीफायर. एंड इफ यू आर नॉट यूजिंग द राइट एवल्यूशन मैट्रिक फॉर बोथ योर क्लासीफायर और रिग्रेसर, यू विल ऑलवेज स्ट्रगल. मिसाल के तौर पे आपका सवाल गलत हो, जवाब आप चलेंगे क्लास में, यू विल नेवर एवर एबल टू फिट. और बहुत सारे रियल लाइफ सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आप जो आपकी ट्रेनिंग या लर्निंग है उसके दौरान आप किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो आपकी फाइनल एवल्यूएशन होती है वो किसी और चीज़ की डिमांड करेगी. सो आई विल स्टार्ट विद द वेरी सिंपल एवल्यूएशन मैट्रिक. और वो कौन सी हम आज तक जो एवल्यूएशन मैट्रिक इस्तेमाल करते हैं और एक्यूरेसी इस्तेमाल. सो एक्यूरेसी इज गुड ओनली फॉर सम एक्सटेंट. रियल लाइफ में एक्यूरेसी बहुत कम इस्तेमाल है. ठीक है. सो जैसे ही आपका डाटा इम्बैलेंस होगा, एक्यूरेसी विल स्टार्ट. जब मैं एवल्यूशन मैट्रिक की बात करूँगा, आई विल टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ डाटा सेट्स. एक बैलेंस डाटा सेट्स और आई विल आल्सो टॉक अबाउट इम्बैलेंस डाटा सेट्स. इम्बैलेंस डाटा सेट्स में क्या होगा कि बैलेंस डाटा सेट्स, दीज आर दोज डाटा सेट्स व्हिच यू सी इन योर क्लासेस पोस्ट जनरेशन. इम्बैलेंस डाटा सेट वो जो आप रियल लाइफ में देखते हैं. ठीक है. सो इम्बैलेंस डाटा सेट में क्या होगा कि एक क्लास दूसरी क्लास में क्या होगी, डोमिनेट. मिसाल के तौर पे अगर बैलेंस डाटा सेट की बात करूँ तो हमने 3 क्लास एग्जांपल देखी. आइरिस के अंदर तीनों क्लासेस की सेम रिप्रेजेंटेशन है. सो क्लास 1 की 50 एग्जांपल थी, क्लास 2 की कितनी एग्जांपल थी 50, और क्लास 3 की कितनी एग्जांपल थी 50. और अगर इम्बैलेंस डाटा सेट की बात करूँ, हो सकता है क्लास 1 की 20 हो, दूसरी की 10 हो, तीसरी की क्या हो सकता है 20 और 30 120. इट्स एन एक्सट्रीमली इम्बैलेंस डाटा सेट. सो अगर आपका बैलेंस डाटा सेट है तो देन यू कैन यूज एन एवल्यूएशन मैट्रिक्स सच एज एक्यूरेसी. एक्यूरेसी क्या है जी, कैसे डिफाइन करते हैं एक्यूरेसी को? बोलिए. नंबर ऑफ करेक्ट क्लासिफिकेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन. दैट्स व्हाट हाउ यू डिफाइन एक्यूरेसी. और एक्यूरेसी से मिलती जुलती एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं एरर मैट्रिक. सो एक्यूरेसी वाज डिफाइंड एज नंबर ऑफ करेक्ट क्लासिफिकेशंस divided by total number of examples. That is what we do in accuracy. Clear? और अगर आप गौर से देखें तो बैलेंस डाटा सेट के केस में तो ये फाइन है, लेकिन इनबैलेंस डाटा सेट के केस में कैन रियली ड्रास्टिकली. मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज मेरे पास बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है और मेरे पास 2 क्लासेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. मेरे पास 90 टेस्ट एग्जाम्पल पॉजिटिव क्लास है और 10 टेस्ट एग्जाम्पल किसकी नेगेटिव क्लास. मैं कहता हूँ मेरा क्लासिफायर 90% एक्यूरेट. इज इट अ गुड क्लासिफायर? सबको पॉजिटिव कह दिया तो वो मैंने कहा फॉर गिवन डाटा सेट, मैंने कहा मेरा क्लासिफायर या मेरा एल्गोरिथम 90% एक्यूरेट. द क्वेश्चन इज इट अ गुड एल्गोरिथम? क्यों जी? वो सबको पॉजिटिव कह रहा है और उसमें सिर्फ एक ही चीज याद है, जो भी है उसे क्या कहना चाहिए, जो भी है सब्जेक्ट. ठीक है. सो नाउ इन दिस केस इट इज नॉट द राइट मेथड टू यूज. सो इस केस में आपकी सिर्फ यही नहीं, आपको इम्बैलेंस क्लासेस का सिर्फ यहाँ एवल्यूएशन मैट्रिक में जो फाइनल एवल्यूएशन मैट्रिक वहाँ ध्यान रखना होता है, बल्कि आपका जो लॉस फंक्शन होता है यू हैव टू रेक्टिफाइड. रियल लाइफ में अगर आपको रियलिस्टिक सिस्टम बिल्ड करना है तो आपका जो लॉस फंक्शन है जिसको आप ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एवल्यूएशन मैट्रिक है जिसको आप एवल्यूएट कर रहे हैं, दे शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड. अगर ऐसा नहीं है तो आप यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज. आप यहाँ पर कुछ और चीज़ ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका फाइनल रिजल्ट क्या है, कुछ और. क्लियर? सो इट शुड बी अ हार्मनी, यानी ये
उस टेक्निकल टर्म कहते हैं, इट शुड बी एन होमोजेनियस सिस्टम इन द सेंस कि आप यहाँ भी वही लॉस टर्म्स या वही ऑब्जेक्टिव को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे जो कि आपका फाइनल एवल्यूएशन मैट्रिक हो. इफ देयर इज डिसजॉइंटनेस यू आर नेवर गोइंग टू सी अ रियलिस्टिक सिस्टम. सो एक्यूरेसी हम कब इस्तेमाल करेंगे? और जब इम्बैलेंस क्लासेस हो तो हम एक्यूरेसी को इग्नोर करेंगे. So then we have to look for some other evaluation matrix. So let's suppose मेरे पास यही 3 examples हैं. So then I will go and do the detailed analysis of. जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा, मॉडल बिल्ड करना is nothing a problem. आपने सीरीज में देखी, देखिए ना, बहुत difficult it is to use. Simple, दो fit, predict. एक है fit का कोई फंक्शन और दूसरा predict है. So वो तो कोई भी कर सकता है. जैसे पाइथन में 2 लफ्ज़ आते हैं, fit, predict. So what is the differentiation between a good data scientist and the person who claim to be a data scientist? It is basically these things जो कि उसे मुमताज़ करती हैं. ये वो चीज़ें जिसे एक अच्छे डाटा साइंटिस्ट को एक सो कॉल्ड डाटा साइंटिस्ट से मुमताज़ करती हैं. क्यों? आप रियल लाइफ 90% ऑफ द टाइम इनफैक्ट थोड़ा से कम इन चीज़ों के साथ स्ट्रगल करती है. एक होगा सो कॉल्ड, हाँ जी, इंपोर्ट रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है, एज RF डॉट फिट, RF डॉट प्रेडिक्ट. नहीं जी, मॉडल तैयार है, ठीक है. और एक वो होगा जो कि will go and see and do the detailed analysis of the whole problem, right, starting from his data का exploratory analysis करने से ले till having or eliminating the evaluation matrix, उसके लिए पूरा diagnosis करेगा. और फिर उसका डिजाइन सिस्टम जो ड्रैग एंड ड्रॉप वाले का डिजाइन सिस्टम होगा, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा. बात समझ आ रही है सबको? अगर आप केगल के प्रेडिक्शंस को जाके गौर से देखने की कोशिश करें तो टूल्स वही है, टूल्स वही है. ये सारे लोग टेंसर फ्लो इस्तेमाल कर रहे हैं या सीटी प्लान इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सबके पास भी सेम प्रोजेक्ट है, सेम टूल, बट एवरीबॉडी विल बी हैविंग डिफरेंट एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस मैट्रिक. क्यों? ही और the other person might be able to have जो बंदा ज़्यादा डिटेल्ड जाके प्रॉब्लम को स्टार्टिंग फ्रॉम डाटा एनालिसिस, फीचर एनालिसिस, ज़्यादा कर सकते कि फीचर्स को किस तरह इंजीनियर करना है, आपने कैसे फीचर्स को फिल्टर करना है, मिसिंग वैल्यूज, नॉइज को कैसे कैटर करना है. जो ज़्यादा नॉइज और डाटा की क्वालिटी पे इनिशियली ध्यान देगा और अच्छा डाटा प्रोड्यूस करेगा और फिर उसके ऊपर बिल्ड करेगा एक अच्छा मॉडल जो कि फाइनल एवल्यूएशन मैट्रिक को सामने रखे और फिर अपने सिस्टम को डायग्नोज करेगा. ऐसा नहीं है कि ड्रैग एंड ड्रॉप, you will have to spend hours on the right diagnosis of meaning the right set of hyperparameters or right set of diagnosis evaluation matrix, the right values तक पहुंचने के लिए you will have to spend a lot of money. You will have to grind and grind. meaning आपको इसलिए मैं कहता हूँ there are 2 types of data sciences. एक data science है trends पता नहीं क्या नहीं देखा? ट्रेंचेस क्या होते हैं? बोले खंदक. This is the real data science is at trenches. There is no data science sitting in and clicking in problem. Trenches means कि at the deep down the border, the border भी जान पड़ता है. खंदक के अंदर बैठ के दुश्मन का मुकाबला. There is where the real data science is. It is not that you just say, okay, I pick, I drop, and done. There is no such thing. समझ आती बात की? So you have to. और ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब आपको प्रॉब्लम, अभी फॉर एग्जाम्पल आपको प्रॉब्लम दी है, तो पहला क्वेश्चन you have to understand what you are trying to ask. फिर आप ये देख रहे हैं कि वो कौन सी मैट्रिक है जिसे हम आपसे कह रहे हैं कि we are trying to, क्या वो मैट्रिक वाकई सही मैट्रिक है जो कि रियल अंडरलाइन और बिजनेस क्वेश्चन है, उसे मॉडल कैसे ले लेंगे. So you have to think in that respect. और उसके अंदर then you have to एक बहुत बड़ा जो आपका पार्ट है, ये पोर्शन है, वो आपकी एवल्यूएशन मैट्रिक्स. सो डायग्नोसिस ऑफ क्लासिफायर, यानी आप डायग्नोसिस. और लास्ट टाइम हमने देखा था, आपको पता है, आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कब मॉडल अंडर फिट कर रहा होता है, कब अंडर फिट कर रहा होता है, सिस्टम कब अंडर फिट कर रहा होता है? जब ट्रेनिंग और वैलिडेशन दोनों पे बुरे रिजल्ट्स थे. और ओवरफिट कर रहा जी, ट्रेनिंग में वो बहुत उम्दा रिजल्ट है, वो वैलिडेशन में ठीक है, और जनरलाइज कर रहा होता है. यस, जब दोनों के ऊपर वो इक्वली गुड परफॉर्मेंस है, देन यू आर इक्वली गुड का मतलब ये कि वो हाई, यानी आपके एवल्यूएशन मैट्रिक का जो भी स्कोर है उसे मैक्सिमाइज करना हो या उसको ऑप्टिमम अचीव करने की कोशिश करना.
So now first thing is accuracy. The second thing जो आप लोगों ने और देखी है उसको टेक्निकल टर्म में हम कहते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। एक और नाम है कॉन्टिजेंसी मैट्रिक्स। याद है सबको? So आपके पास क्लासिफायर आया, लेट्स सपोज आपके पास यही प्रॉब्लम है 3 क्लासेस वाली, और आप उसको इस्तेमाल करते हुए यू कैन बिल्ड अ कॉन्टिजेंसी मैट्रिक्स। दिस कॉन्टिजेंसी मैट्रिक्स कैन टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द बिहेवियर ऑफ योर अंडरलाइंग सिस्टम। सो मिसाल के तौर पे मेरे पास 3 क्लासेस थी, कौन कौन सी? बोले सेटोसा, वेसिकुलर और वर्जिनिका। क्लियर? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर इज कि मैं 3 क्लासेस थी, एक को मैं नाम दे दिया क्लास 1, दूसरी को नाम दे दिया क्लास 2 और तीसरी को नाम दे दिया क्लास 3। दीज आर माय ट्रू क्लासेस। अब जब मैं क्लासिफाई ट्रेन कर लूंगा तो मैं क्लास 1 के एग्जांपल क्लासिफाई करूंगा, उनमें से कुछ को वो C1 कहेगा, कुछ को क्या कहेगा C2 और कुछ को क्या कहेगा C3। सो ये आपकी ओरिजिनल क्लास है, ट्रू क्लास, और ये आपकी प्रेडिक्टेड क्लास है। बात आती है सबको? सो C1 में से C1 ठीक है, कुछ को वो क्या कहेगा करेक्ट, C2 को कुछ को क्या कहेगा C1 और C3 के कुछ को क्या कहेगा C1। सो यानी कि ये जो रो है दिस इज बेसिकली टेलिंग अस द क्लासिफायर लेबल। ये वो है जो क्लासिफायर को लेबल कर रहा है, और ये जो आपका ईच इंडिविजुअल कॉलम है दिस इज ओरिजिनली लेबल्ड। ये आपकी क्या थी? ओरिजिनली लेबल्ड एग्जांपल्स थी। ठीक है? सो C1, C2 और ये मेरे पास क्या आ गया C3। सो लेट्स सपोज इसे मैं कह देता हूँ N1, इसको कह लेता हूँ N11, इसे N12, इसे N13 कह लेता हूँ, इसे मैं कह लेता हूँ N21, N22 और N23, और इसे मैं कह लेता हूँ N31, N32 और इसे N33, और इन सारों का जो सम है उसे मैं कह लेता हूँ M1, इसको कह लेता हूँ M2 और इसको मैं कह लेता हूँ M3, और इसको मैं कह लेता हूँ N1, इसको मैं कह लेता हूँ N2 और इसको मैं कह लेता हूँ N3। नाउ जरा गौर से देखिएगा, M3, N1 आपकी वो एग्जांपल्स हैं, M1 इज द नंबर ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम योर टेस्ट सेट जिसको क्लासिफायर ने C1 लेबल दिया। समझ आती बात की सबको? और M2 वो एग्जांपल्स हैं जिनको क्लासिफायर ने C2 लेबल दिया, और M3 वो एग्जांपल है जिसको क्लासिफायर ने कौन सा लेबल दिया C3। और इसी तरह ये जो N1 है ये टोटल नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ क्लास 1, टोटल नंबर ऑफ ओरिजिनल एग्जांपल्स इन क्लास 1, और N2 is the total number of example in class 2 and N3 is the total number of example in class 3 originally। this is the originally label, यानी originally जो label। अब हम यहाँ पे कुछ मेजर्स डिफाइन करेंगे। तो पहली मेजर जो है ना क्लास एक्यूरेसी से समझाते हैं। क्लास एक्यूरेसी से मुराद ये है कि कितनी उसने क्लास 1 की एग्जांपल जो उसने कही उनमें से ओरिजिनली कितनी क्लास 1 की थी। दिस इज N11 डिवाइडेड बाय M1। सो एक्यूरेसी ऑफ क्लास 1 A1 में से लिख देता हूँ जी। नहीं, जॉइंट प्रोबेबिलिटी नहीं है, दिस इज नॉट दैट केस। ये आपका फाइनल क्लासिफायर का आंसर है। टेक्निकली आज तक आपने एक्यूरेसी कैलकुलेट की। एक्यूरेसी इज बेसिकली N11 प्लस N22 प्लस N33 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एग्जांपल्स एंड दैट इज योर एक्यूरेसी। तो आप इसको टेक्निकल टर्म में ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। टेक्निकल टर्म में ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स इट टेल्स, यानी कि यहाँ पे ये बता रहा है, यानी कि इस कॉलम में बता रहा है कि C1 की कितनी एग्जांपल्स को N11 में कह रहा है और कितनी को वो C2 के साथ कंफ्यूज कर रहा है और कितनी को C3 के साथ कंफ्यूज कर रहा है। और यहाँ पे देखें कि कितनी C2 को वो कंफ्यूज कर रहा है C1 के साथ और कितनी C3 को वो कंफ्यूज कर रहा है C1 के साथ। सो दिस इज बेसिकली द कंफ्यूजन टेक्निकल टर्म। सो आपका आइडियली स्पीकिंग आपका जो फाइनल गोल होगा वो ये होगा कि आप इस डायगोनल को मैक्सिमाइज करें। अगर डायगोनल मैक्सिमाइज होगा तो आपकी बाकी क्लासेस के साथ कंफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। दैट इज द फाइनल गोल। दिस इज ये आपका क्लासिफायर एवोल्यूशन है, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट वी डू। जब आपके पास मल्टी क्लासेस होती है तो आपने डायग्नोसिस करना है, यू आस्क ओके गो एंड डू कंफ्यूजन मैट्रिक्स ऑन योर
वैलिडेशन सेट और ऑन योर टेस्ट सेट। आप वैलिडेशन सेट पे करते हो, देखते हैं कि कहाँ मसला आ रहा है। हो सकता है आपका क्लासीफायर N11 को परफेक्टली क्लासीफाई कर रहा हो, लेकिन N2 और N3 को क्या कर रहा हो, आपस में कंफ्यूज कर रहा हो। देन यू गो एंड लुक बैक, कौन से ऐसे वो स्टेप्स हैं जो मैं ले सकता हूँ जो क्लास 2 को क्लास 3 से दूर ले सकता है। क्लास 1 हो सकता है आपकी ऑलरेडी उनसे क्या होगी डिफरेंस। यानी कि ये आपकी विंडो है, दिस इज द विंडो टू द अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ क्लासिफायर परफॉर्मेंस, यानी वो किस तरीके से किसको क्या ट्रीट कर रहा है। ये बात सबको समझ आती है? सो मैंने अभी आपसे कहा एक्यूरेसी ऑफ क्लास 1 क्या होगी। एक्यूरेसी ऑफ क्लास 1 विल बी कि उसने कितनी एग्जांपल को क्लास 1 का लेबल किया, उसमें से टोटल ओरिजिनली कितनी क्लास 1 की थी, दैट विल बी इक्वल टू n11 डिवाइडेड बाय n11 n12 प्लस n3। सो accuracy of class 1 will be n11 divided by m1। accuracy of class 2 क्या होगी? n22 divided by n22 divided by m2। और accuracy of class 3 क्या होगी? n33 divided by m3। so इनका हम एक और नाम भी देते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोसीजर। accuracy क्लास वाइज accuracy का एक और नाम होता है प्रोसीजर, ठीक है। और ये और देन हम इसे पैरेलल रिकॉर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं रिकॉर्ड, जिसे हम कहते हैं रिकॉर्ड। सो n11 divided by n1 will be the recall for the class 1। ये रिकॉर्ड हमें ये बताती है कि ओरिजिनली कितनी n1 की थी और उसमें से उसने कितनों को सही रिकॉर्ड। जैसे कि आपको नाम बेसिकली अगर आप इसको न्यू समझना चाहते हैं तो आप इसे गूगल क्यूरी से समझ सकते हैं कि प्रोसीजर रिकॉर्ड क्या होता है। लेट्स सपोज गूगल आप सब इस्तेमाल कर सकते हैं, everybody। so होता क्या कि when you write a query on a Google search engine, तो वो आपको कुछ उस query के corresponding आपको पेज के ऊपर कुछ रिजल्ट्स रिटर्न करता है। लेट्स सपोज आपने क्वेरी लिखी उसमें 10 रिजल्ट्स आपको रिटर्न किए, ठीक है। तो यहाँ मैं 2 टर्म्स का सहारा लूंगा, उसमें से जो रिजल्ट उसने रिटर्न किए उनमें से कितने रेलिवेंट हैं। आपने लेट्स सपोज 10 रिजल्ट्स रिटर्न किए, 10 में से कोई रेलिवेंट नहीं है, तो आपकी प्रोसीजर होगी 0, ठीक है। बात समझ आती है सबको? सो अगर 10 में से 3 रेलिवेंट है तो प्रोसीजर होगी 3/10, और अगर 10 के 10 रेलिवेंट है तो मेरी प्रोसीजर होगी 1/10, और सॉरी 100%, 10/10 प्रोसीजर। इट टर्न्स आउट कि प्रोसीजर अलोन इज नॉट ऑल थिंग। लेट्स सपोज उसमें से मैंने उसे कहा 10 रिटर्न की और 10 में से उसने मुझे 7 रिटर्न कर दिए। कितने रिटर्न किए? 7। प्रोसीजर क्या? 7/10। लेकिन अभी भी मेरे ओरिजिनल डेटाबेस में से उसने 200 में से सिर्फ 7 रिटर्न। कितने में से 7 रिटर्न? 200। दैट इज द रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड क्या है? बहुत पुअर है, और प्रोसीजर क्या है? हाई। तो यू कैन मेक प्रोसीजर क्वाइट हाई, बट यू कैन हैव वेरी लो रिकॉर्ड। यू कैन हैव वेरी लो रिकॉर्ड। मिसाल के तौर पर मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे n11, यहाँ पे n11 था 10, n12 है 1, n13 है 2। टोटल एग्जांपल कितनी थी? यहाँ पे 13 जो उसने आपको रिटर्न की, उसमें से क्लास 1 की 10, तो क्लास 1 की प्रोसीजर क्या होगी? 10/13। लेकिन इट टर्न्स आउट कि ओरिजिनल क्लास 1 की एग्जांपल 50 थी, तो रिकॉल क्या हुई? 10/50। तो रिकॉल क्या हुई? बहुत कम। तो प्रोसीजर रिकॉल में आपको डिफरेंस करना हमेशा समझ आना चाहिए। प्रोसीजर ये है कि उसने आपको जो कुछ रिटर्न किया तो उसमें कितना रेलिवेंट, और रिकॉल ये है कि जो ओरिजिनल था उसमें से उसने कितना आपको रिटर्न किया। सो यू अगर मैं इंडिपेंडेंटली ट्रीट करने की कोशिश करूँ, बहुत शुक्रिया। अगर मैं इंडिपेंडेंटली ट्रीट करने की कोशिश करूँ तो मैं प्रोसीजर को बहुत हाई बना सकता हूँ, और रिकॉल कैन सफर अ लॉट। और रिकॉल क्या कर सकती है? सफर कर सकती है। इनवर्स ट्रू भी, इनवर्स भी क्या है? ट्रू। मैं रिकॉल को बहुत हाई कर सकता हूँ, लेकिन प्रोसीजर को मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत कम कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे उसने एक क्यूरी लिखी, ठीक है, और क्यूरी के अंदर मैंने 1000 रिजल्ट रिटर्न किए। उन 1000 के अंदर लेकिन मैंने इंश्योर किया कि जो मेरे डेटाबेस में 10 थे वो सारे आ गए। अब मेरी रिकॉल 100%, लेकिन मेरी प्रोसीजर क्या है? 10/1000।
सो दे आर जस्ट लाइक इनके एक अगर आप देखने की कोशिश करें तो एक को हम रो वाइज बैलेंस कर रहे होते हैं, दूसरे को हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कॉलम वाइज। अगर आप ये देखेंगे, अगर आपकी यहाँ से इस तरीके से समझने की कोशिश करें कि अगर आपकी ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है ये सारी की सारी परफेक्ट डायगोनल है, मैक्सिमम है, तो आपकी प्रोसीजर भी हाई होगी और आपकी कॉल भी क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि इधर भी 10/10 1 आ जाएगा और इधर भी 10/10 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी सारी इंट्रीज कहाँ बनी है, डायगोनल्स बनी है, सो यू आर नॉट कंफ्यूज। प्रोसीजर और कॉल को समझ everybody understand this? Okay. So this is classifier label. So मैंने प्रोसीजर ऑफ क्लास 1 की रिकॉल लिखी, रिकॉल R1 क्या होगा, R2 किसके इक्वल होगा और R3 किसके इक्वल होगा। प्रोसीजर रिकॉल का हम एक और नाम भी देते हैं, एक और कहते हैं सेंसिटिविटी और एक और कहते हैं स्पेसिफिसिटी, वो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इससे क्या है। गाली जी Yes. R1 किसके इक्वल है, M11 प्लस N1 And 2 divided by N22 डिवाइडेड बाय N33 डिवाइडेड बाय N3। अब N1 N2 और N3 को मैं ऐड करूं, and total number of example होगा which is equal to M1 plus M2 plus N3। ये बात सबको समझ आती है? Yes. Okay, so this is now the table to your underlying performance of classifier performance। ये बात समझ आती है सबको? So हम इन प्रोसीजर और रिकॉल से मिलके एक और 1 यूनिट स्कोर लिख सकते हैं फॉर ईच क्लास, जिसे हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं F स्कोर। हम अभी आप हर क्लास के कोरस्पॉन्डिंग 2 वैल्यूज आते हैं, एक क्या है क्लास प्रोसीजर, क्लास 1 प्रोसीजर, क्लास 1 रिकॉल, क्लास 2 प्रोसीजर, क्लास 2 रिकॉल। हम क्या कर सकते हैं, हम बजाय इसके कि पर क्लास 2 मेजरमेंट्स लिखें, हम पर क्लास एक सिंगल मेजरमेंट लिख सकते हैं और वो सिंगल मेजरमेंट बेसिकली उसको टेक्निकल टर्म में हम कहते हैं F1 स्कोर। F1 score is basically the harmonic mean of class, procedure and recall। Harmonic mean अगर आपको याद हो तो harmonic mean होता था जी 2/1 by procedure of I plus 1 by recall of I। So अगर मैंने F1 of class 1 निकालना है तो FI class I का F1 score निकालना है तो that will be 2 divided by 1 over procedure of I plus 2 divided by recall of I। तो अगर आप इसे देखें तो it will be 2 times P of I, R of I divided by R of I plus P of I। यही पता है? So that is F1 score। क्या नहीं समझा? ये हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक मीन्स जैसे आपके पास सिमेट्रिक मीन होता है और सिमेट्रिक मीन होता है वैसे आपके पास हार्मोनिक मीन है। So F1 score is the harmonic mean of your। यहाँ पे से हम कैसे वेरीफाई करेंगे हार्मोनिक मीन? मैं आपको आइडलाइज एक्सपेरिमेंट देखते हैं वो आपको मैं कैसे बेनिफिट करेगा, ठीक है? पहले हम इसको यूं देखें और देन आई विल कम देते हैं इसको हम कैसे करेंगे। सो यहाँ पे 2 divided by 1 और P ये तो समझ आता है ना, हार्मोनिक मीन का जैसे सबको याद होगा, इट इज द इनवर्स रेसिप्रोकल ऑफ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर n डिवाइडेड बाय दिस। सो ये मेरे पास क्लास 1 की F1 स्कोर। इसी तरह मैं क्लास 2 का, अब जैसे कि मैं 2 सेपरेट टर्म्स रखूं, एक प्रोसीजर और रिकॉल क्लास 1, प्रोसीजर और रिकॉल क्लास 2। अब मैंने तीनों क्लासों को जो दोनों स्कोर्स को एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर और फिर मैं इन तीनों स्कोर्स का एवरेज लूंगा, तीनों सारे क्लासेस के स्कोर्स के एवरेज लूंगा तो दैट विल बी टोटल F1 स्कोर। टोटल F1 स्कोर जो है ना, जो आपका आइडियल क्लासिफायर होगा उसका F1 स्कोर शुड बी 1। आइडियल क्लासिफायर का F1 स्कोर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सो अब आपका गोल फाइनली ये होगा कि आप ऐसा क्लासिफायर डिजाइन और बिल्ड करें जो कि स्कोर क्या अचीव कर सके, F1 स्कोर क्लोज टू 1। तो अगर आपने 2 क्लासिफायर को बाद में कंपेयर करना होगा तो अगर किसी एक F1 स्कोर दूसरे से ज़्यादा है तो आप सिंपली कौन सा चूज करेंगे जिसका F1 स्कोर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान रखिए कि आपका जो लॉस फंक्शन है दैट शुड बी रेप्लिकेटिंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज। जो बात मैंने आपसे थोड़ी देर पहले की, अगर ऐसा नहीं है तो दैट विल लीड टू क्वाइट अ प्रॉब्लम। अच्छा,
ये बात समझ में आती है? क्लियर? अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल निकालूंगा, आपने करना ये कुछ रेफरेंस स्कोर निकालना है हर क्लास का और टोटल रेफरेंस स्कोर निकालना है। क्लियर? ओके, सो हियर गोस। सो हम ये सारी बातें पहले देख चुके हैं, गुड और सो क्लासिफायर असेसमेंट में एक्यूरेसी सबको समझ आ गई। सो दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, दिस इज बेसिकली योर F1 स्कोर। निकालेंगे इसका F1 स्कोर, नजर आ रहा है सबको? जी जी F1 स्कोर तीनों की एवरेज जी तीनों के F1 स्कोर की एवरेज। पहले रिकॉल 1 निकालें, सीएम 1 निकालें, रिकॉल 2 निकालें, सीएम 2 निकालें, रिकॉल 3 निकालें, सीएम 3 निकालें, फिर F1 निकालें, F2 निकालें, फिर तीनों का एवरेज लेंगे, आपके पास ओवरऑल F1 स्कोर आएगा। क्या हाँ नहीं, ये क्लास 1 की प्रोसीजर क्लास 1 की एक्यूरेसी है, सबके लिए लगे सबके लिए अलग अलग। जल्दी करो यार, टाइम बिकॉज ज़्यादा सीएम काम है, इसका मतलब ये है कि आप ऑलमोस्ट तमाम एग्जाम्पल जो आपने डेटाबेस में थी या उस क्लास में लॉन्ग होती थी, आप सबको सही कर रहे थे, लेकिन उसके साथ बाकी क्लासेस की लॉन्ग इसका मतलब ये आ रहा है कि अगर प्रिसीजन उसकी 0 होती है तो रिकॉल जो मर्जी हो वो 0 ही आएगा ऑफ कोर्स। तो सीएम क्या होगा? 0 1 और 0 डिफरेंट होते हैं। जैसे मल्टीप्लाई ऊपर 0 हो जाएगा। यस ऑफ कोर्स। जीरो जाती है। सो अगर आप और से देखें तो जो आपका एफएन स्कोर है वो दोनों का इक्वल वेटेज लेगा। क्या ले रहा है?
प्रिसीजन भी है और रिकॉल। तो अगर एक भी चीज कम है तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो रिड्यूस होना शुरू होगा। और दूसरी चीज ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली उसको काउंटर करना शुरू होगा। फाइनल समीशन होती है या फाइनल एवरेज होती है। So precision 1 क्या होगी, 10 by 10। Yes, sir. One. precision 2 क्या होगी, 7 by 12। precision 3 क्या होगी, 5 by 8। recall 1 क्या होगी, 10 by 10। Yes, sir. recall 2 क्या होगी, 7 by 10। recall 3 क्या 5 by होगी, 10। 5 by 10। और आप corresponding F1 scores निकालो। तो अगर आप देखें तो क्लास 1 की precision भी 1 है और recall भी 1 है, तो इसका F1 स्कोर क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर ये देखिए, ऊपर क्या है, नीचे 1 plus 1 क्या होगा, 2, ऊपर ये 1 1 है तो 2 plus 2 divided by 1। तो that's why I was saying कि आपका जो बेस्ट F1 स्कोर होगा वो आपको 1 CNB high देगा, recall भी। तो CM भी हाई देगा और रिकॉल भी हाई देगा। That's what we want in the real life। तो CM भी हाई हो और रिकॉल भी हाई हो। So इसी तरह इसकी रिकॉल हाई है और प्रिसीजन इसकी रिलेटिवली कम है। इसकी रिकॉल कम है और उसकी प्रिसीजन रिलेटिवली हाई है, लेकिन इन दोनों का F1 स्कोर ऑलमोस्ट क्या आ रहा है, सिमिलर ही आ रहा है। So that's how it is done। और सब आखिर में आप क्या ले लेंगे, 1 plus 0.636 plus 0.56 556 0.731। एक क्लासिफायर ये है आपके पास, एक है जिसका F1 स्कोर आता है 0.9। कौन सा इस्तेमाल करें, 0.9 कौन सा इस्तेमाल करें, you Yes, close to 1। precision recall Yes, से दोनों ज़्यादा। individual। Okay, so this is what सबको समझ आ गई थी। Yes, So now क्योंकि this was for M class, अभी थोड़ी देर पहले मेरे से एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि हम लॉस के अंदर इम्बैलेंस्ड डाटा सेट के साथ कैसे डील करें। सो फॉर एग्जांपल आपके पास पॉजिटिव एग्जांपल थी 10, नेगेटिव एग्जांपल थी 90। सो अब आप जब ट्रेन कर रहे होंगे तो आपका जो ग्रेडियंट डिसेंट है उसमें 90 एग्जांपल्स जो है वो आपकी एक क्लास की दूसरी डूइंग 90 अपडेट्स ऑफ वन क्लास एंड 10 अपडेट्स ऑफ द सेकंड क्लास। अगर आपके सारे के सारे जो है वो रॉन्गली क्लासिफाइड, तो आपका जो नेगेटिव है वो ओवरलूप करना शुरू कर देता है इसके ऊपर पॉजिटिव के ऊपर। तो आप कभी भी यही चाहेंगे, आप ये चाहेंगे कि आपका जब सिस्टम ट्रेन हो तो वो इस इम्बैलेंस को सामने रख के परफेक्टली वैलिड सिस्टम है। तो इसको हम टेक्निकली हैंडल कैसे करते हैं, हम दो लेवल्स से इसको हैंडल करते हैं। देयर आर मल्टीपल अदर वेज बट द पॉपुलर वेज आर टू वंस। एक ये है कि आप अपने लॉस फंक्शन में वेट्स ऐड करते हैं। आप लॉस फंक्शन में क्या करते थे, वेट्स ऐड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो मैं जैसे मैं भी एग्जांपल दे रहा था, ठीक है। सो लेट्स फॉर एग्जांपल टेक एग्जांपल ऑफ लॉजिस्टिक लॉस। लॉजिस्टिक लॉस याद है सबको, मैं ये बता दूं। ओके, ओके। सो लॉजिस्टिक लॉस अगर आपको याद हो तो लॉजिस्टिक लॉस में अगर आपको सो लॉस क्या था, मेरे पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं 10, नेगेटिव एग्जांपल कितनी है 90। तो देयर इज अ रेशियो ऑफ 1 9, देयर इज रेशियो ऑफ 1 9। तो मैं ये चाहूंगा कि अब जब मेरे लॉस टर्म हो तो उसमें अगर कोई पॉजिटिव एग्जांपल रॉन्गली क्लासिफाई होती है तो उसकी पेनल्टी 9 टाइम्स ज्यादा हो जब एक नेगेटिव एग्जांपल रॉन्गली क्लासिफाई हो। So I will try to encode this knowledge into my loss function. Loss function के अंदर डायरेक्ट एप्लीकेशन लिखूंगा। So I am going to add the relative weights in my loss function, and that's how we do in the real life. For example, what I will do is कि अगर आपको loss याद हो तो minus y of I log of h minus 1 minus y log of 1 minus h। पॉजिटिव टर्म कौन सी है इसमें, ये, और नेगेटिव टर्म कौन सी है, ये वाली। तो I will weight it like 0.9 और इसको मैं weight दे दूंगा 0.1। तो अब ये एक एग्जांपल रॉन्ग क्लासिफाई हो तो 90 टाइम्स पेनल्टी डालेंगे, और ये 10 एग्जांपल्स
होंगी रॉन्ग होंगी तब जाके वो इसकी एक के बराबर तो ये बायसनेस से जो है फुल सेट करेंगे हम खुद सेट करेंगे सीइंग द रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जांपल्स डाटा में आप अपनी क्लास की डिस्ट्रीब्यूशन में देख के यू विल आइडेंटिफाई दीस रेट्स और फिर आप ये रेट्स के साथ कॉरस्पॉन्डिंग अटैच करें कितने रिलेशन होते हैं ताकि हम उसको अनबैलेंस करें? 1 2 is unbalanced लेकिन इतना unbalanced नहीं है still there is sometimes like अभी 90 times extremely imbalanced ठीक है so 1 2 is not too bad और दूसरा जो तरीका होता है उसे हम कहते हैं अंडर सैम्पलिंग क्या करते हैं कि शुरू में जब आप शुरू की आइटरेशंस परफॉर्म कर लेते हैं तो आप करते हैं कि आप अपने जो ओवर क्राउडेड क्लास होती है उसमें से डाटा सैंपल कर लेते हैं मैं 10 एग्जांपल रैंडमली सैंपल कर लूँगा किससे नेगेटिव क्लास और 10 क्या ले लूँगा पॉजिटिव पहले मैं उसके ऊपर ट्रेन कर दूँगा और फिर वंस माय सिस्टम हैज कंसोलिडेटेड उसने सीख लिया कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव फिर मैं अपनी नेगेटिव क्लास के अंदर आहिस्ता आहिस्ता और एग्जांपल्स ऐड करना शुरू में ये मुझे ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर वो जो फाइंडिंग द राइट डायरेक्शन है वो मैं बैलेंस क्लासेस के साथ स्टार्ट किया और जैसे जैसे आगे चलता जाऊँगा क्लोज टू माय कन्वर्जेंस पॉइंट पहुंचूंगा तो मैं उसके अंदर फिर क्या करूँगा कि रिलेटिव रेशियो वही ले आऊँगा जो रियल डाटा सेट के अंदर है तो दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग थिंग्स क्लियर बात समझ आती है सबको ज़्यादा बेटर से कौन सा? जी ज़्यादा बेटर मींस इट डिपेंड्स फ्रॉम एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन अगर आप मॉडल कर सकते हैं दिस इज अ गुड चॉइस ठीक है फिर आपको वो नहीं खेलना पड़ता कि किस लेवल पे जाके कितनी क्लासेस हो रहे हैं कितनी एग्जांपल examples और कहीं और रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे मैनेज करना है सो यू स्टे अवे फ्रॉम दैट बट दिस इज अ मच मोर वे और हम भी रियलिस्टिकली हम इसको ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करें और कोई सवाल ओके सो जैसे हमने मल्टी क्लास के लिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स बिल्ड की ऐसे ही मैं बाइनरी क्लास के लिए क्योंकि बाइनरी क्लास हम बहुत ज़्यादा देखते हैं तो इट्स बेटर कि मैं बाइनरी क्लास की भी कंफ्यूजन मैट्रिक्स लिख दूँ और उसकी टर्म्स को मैं डिफाइन कर दूँ डाटा इम्बैलेंस से ये काम करना काफी होगा yes it suffices in many cases but not always जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा it is all exploration it is fighting using trenches यानी आपको वहाँ जाके देखना पड़ेगा कि for your scenario what might you जो मुझे याद है पिछले दिन में कंपटीशन चल रहा था केगल के अंदर तो उसके अंदर वेल्स आइडेंटिफाई करती तो एक खास स्पीशीज की जो वेल्स थी वो टोटल एग्जाम्पल थी बहुत थोड़ी तो वो सारी क्या करेंगी सुपर सीड करेंगी एंड द विनिंग सोल्यूशन विच वाज तो उस विनिंग सोल्यूशन ने क्या किया था कि जो मैंने अभी आपको स्ट्रेटजी बताई कि शुरू में उसने बैलेंस से स्टार्ट किया एंड जैसे जैसे वो आगे चलता गया इट स्टार्टेड बैलेंस अनबैलेंस वन ऑफ द विनिंग सोल्यूशन आई मेरे ख्याल में टॉप रैंक था या टॉप 3 के लिए क्लियर सो दैट्स हाउ नाउ इन पॉजिटिव क्लास अगर मेरे पास दो क्लासेस हो तो एक मेरी क्लास होगी पॉजिटिव और एक क्या होगी नेगेटिव सो दीज आर माय ट्रू क्लासेस इसको मैं कह देता हूँ पॉजिटिव इसको मैं कह देता हूँ नेगेटिव ट्रू और ये मेरी क्या है दीज आर माय predicted so I will have positive and negative ठीक है so अब जब मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव कहूंगा तो टेक्निकल टर्म में हम उसे कहेंगे ट्रू पॉजिटिव्स टेक्निकल टर्म में उसे क्या कहूंगा ट्रू पॉजिटिव्स अब पॉजिटिव को मैं लेबल अगर नेगेटिव करूंगा ये बोले फॉल्स पॉजिटिव नहीं फॉल्स नेगेटिव ओरिजिनल क्या था पॉजिटिव मैंने उसे लेबल कर दिया नेगेटिव तो क्या हुआ फॉल्स नेगेटिव So this is basically false negative. और समझ आती है सबको? ये क्या होगा? नेगेटिव था क्लासिफायर ने उसे क्या प्रेडिक्ट किया? तो ये क्या होगा? और ये क्या होगा? फॉल्स ठीक है ओरिजिनली क्या था? नेगेटिव और उसे क्या कहा? पॉजिटिव इट्स फॉल्स पॉजिटिव इट्स फॉल्स यानी कि पॉजिटिव के अंदर ट्रू पॉजिटिव होगा और फॉल्स पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर फॉल्स नेगेटिव होगा और ट्रू नेगेटिव होगा लिखे भी इसकी प्रोसीजर निकालेंगे इसकी रिकॉल इसकी प्रोसीजर का रिकॉल चारों प्रोसीजर दोनों क्लासेस की प्रोसीजर रिकॉल लिखे फार्मूलाज लिखे सो रिकॉल ऑफ पॉजिटिव क्लास विल बी
basically what will it be? True positive divided by true positive plus False positive. false positive. बात समझ आती है सबको? Yes sir. और R नेगेटिव क्या होगा? ओ सॉरी R नहीं, ये प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर का पॉजिटिव क्लास है, प्रोसीजर ऑफ नेगेटिव क्लास क्या होगा? True negative ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय false negative false negative negative plus true negative. plus true negative. This is precision for the positive class, this is precision for the negative class. और एक और for the positive class क्या होगा? True positive True positive divided by true positive plus false negative. false negative. अब आपको समझ आया? यानी कि कितने थे मेरे डाटा सेट में से? रिकॉल समझ आई सबको? Yes sir. कि मेरे डाटा सेट में से कितने थे? अब जब रिकॉल हाई होगी तो यहाँ पे क्या होगा? फॉल्स नेगेटिव में FN लिख देता हूँ। फॉल्स नेगेटिव में 0 जा रहा होगा। फॉल्स नेगेटिव में क्या जा रहा होगा? 0। तो वो सारे के सारे मेरे रिकॉल को क्या करेंगे? हाई करेंगे। और प्रिसीजन में क्या है? It's true positive divided by true positive plus false positive. जितने रिटर्न होते हैं. जी, तो अगर मेरे false positives कम है तो मेरी प्रिसीजन क्या होगी? क्लास में हाई होगी। तो डायगोनल बेसिकली जितना मैक्सिमाइज होगा तो Yes. डायगोनल जितना मैक्सिमम। रिकॉल नेगेटिव क्या है? रिकॉल ऑफ नेगेटिव क्या है? जी बोले? ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय false negative divided by false positive false positive divided by true negative. So this is, यानी कि आपको ये फार्मूलाज याद करने की जरूरत है हमारे, या सिर्फ टेबल आपको समझ आना चाहिए टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट हुई जी जी. So you have to understand how the table, और मैंने कुछ भी नहीं किया, I have just given them the labels. I just given them the labels. So these are when we deal with the binary class classification problem. So true positive, false negative, false positive, true negatives. Everybody agrees on this? और then ये error rate, accuracy क्या होगी? Accuracy होगी true positive plus true negative divided by n. Accuracy आपकी क्या है? Diagonal. Error rate क्या होगा? Error rate will be false positive plus false negative divided by n. n minus है? ये 1 minus accuracy, वही होता है. आपका error rate क्या होगा? This plus this divided by n. और accuracy क्या होगी? This plus this divided by n. और सही है, एरर हम ये ट्रूइंग के केस में इसका फाइंड कर सकते हैं। बाकी अगर मतलब इसका पहले एक नंबर है, उसमें डायगोनल के अलावा सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब एरर में पार्टिसिपेट करें। क्या हुआ सर मतलब ये जो मेजर डायगोनल है ये तो हमारा वो है ना, मतलब जो करेक्ट क्लास है, और जो एरर है वो दूसरा माइनर डायगोनल। तो ये तो सर स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो अभी थोड़ी देर लगा वो ही नहीं है, उसमें तो फिर वो सारे पार्टिसिपेट करेंगे। इस तरह से फाइंड हो सकता है। इसीलिए मैंने वहाँ, अगर आपको याद हो तो मैंने एरर मैंने 1 minus accuracy लिखा, मैंने डर नहीं दिया. Okay, so then there are two terms, sensitivity जो कि ट्रू पॉजिटिव रेट होता है, और स्पेसिफिसिटी जो कि ट्रू नेगेटिव रेट है, जिसको हम टेक्निकल कहते हैं रिकॉल ऑफ नेगेटिव क्लास है. रिकॉल ऑफ पॉजिटिव क्लास को हम कहते हैं सेंसिटिविटी, और रिकॉल ऑफ नेगेटिव क्लास को हम कहते हैं स्पेसिफिसिटी. मैं इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ. लेट्स सपोज दो किस्म के मेडिकल टेस्ट हैं. अब जब आप अगर एक पेशेंट एक हॉस्पिटल में जाता है तो आप उसके दो किस्म के टेस्ट ले सकते हैं, सेंसिटिव टेस्ट ले सकते हैं और स्पेसिफिक टेस्ट ले सकते हैं. जो सेंसिटिव टेस्ट होता है ना, सेंसिटिव टेस्ट का मतलब ये है कि थोड़े बहुत सिम्टम नजर आए और कहना बीमार है. फॉर एग्जांपल अगर आप टीबी का टेस्ट लेंगे तो इफ यू हैव वेरी स्मॉल सिम्टम्स ऑफ टीबी, खांसी लगी हुई है तो, या आपको कुछ दिन से प्रॉब्लम आ रही है तो वो कहेगा जी ये दरखास्त इसको टीबी है. दैट्स अ सेंसिटिव टेस्ट. सेंसिटिव टेस्ट क्या कहता है कि ऑन अ वेरी स्मॉल लेवल ऑफ सिम्टम्स के ऊपर वो करेगा क्या कि बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव्स आएंगे. क्या ऐड करेगा? बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव ऐड करते हैं. रिकॉल ऑफ पॉजिटिव क्लास है तो उसने कहा कि इस बंदे को टीबी है लेकिन उसमें बहुत सारे क्या होंगे फॉल्स पॉजिटिव. तो सेंसिटिव टेस्ट की जो खूबी होती है कि वो पेशेंट को, जो बीमार पेशेंट होता है उसे मिस नहीं, समझ आती है बात सबको? जो बीमार पेशेंट होता है उसे वो मिस नहीं करता. तो
दैट इज द ब्यूटी ऑफ सेंसिटिव। लेकिन कईयों को बीमार कह भी लेकिन कहीं को बीमार कहना था, तो हेल्दी को बीमार कहना ज्यादा खतरनाक या इट डिपेंड्स। ठीक है, इट डिपेंड्स। जो स्पेसिफिक टेस्ट है वो कहता है कि जब तक कोई खास सेट ऑफ सिम्टम्स नहीं होंगे उस वक्त तक वो उस बंदे को वो बीमारी लेबल नहीं है। ठीक है, तो स्पेसिफिक टेस्ट के अंदर क्या होगा कि आपके पास अगर आपको टीबी दिया और बहुत हद तक वो सिम्टम्स नहीं आए जो वो टेस्ट रिक्वायर करता है तो वो डायग्नोज नहीं करेगा। तो स्पेसिफिक टेस्ट के अंदर आपका जो रिजेक्शन रेट है जिसको हम क्या कहेंगे बोले, सो स्पेसिफिक टेस्ट के अंदर आप पॉजिटिव्स को नेगेटिव्स कह रहे हैं, आप पॉजिटिव को क्या कह रहे हैं नेगेटिव, तो क्या है जी वो क्या है फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव। आपके पास बहुत सारे फॉल्स नेगेटिव, नेगेटिव ठीक है, तो स्पेसिफिक टेस्ट फॉल्स नेगेटिव ऐड करता है और सेंसिटिव टेस्ट आपके फॉल्स पॉजिटिव ऐड करता है। बात समझ आती है सबको? दिस इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर इट। सो जैसे मैंने कहा ऑलवेज सेंसिटिव टेस्ट क्या होगा, ऑलवेज डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ, उसे सिर्फ खुशबू आनी चाहिए। सेंसिटिव टेस्ट को क्या आनी चाहिए खुशबू, और स्पेशल कहना जदों तक लम्हा नहीं पिया। सो रहती बात की, सो दैट इज बेसिकली व्हेन पॉजिटिव इट डिटेक्ट्स ओनली द डिजीज इन क्वेश्चन। फायदा क्या है, ये आपको ये इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो। कुछ सिनेरियोज हमारे पास ऐसे होते हैं कि हम विल नीड आवर क्लासिफायर टू बी सेंसिटिव and there are other scenarios where we are wanting to be specific। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। लेट्स सपोज आपने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम डिजाइन किया। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मतलब ये होता है कि गिवन इमेज आपने उस इमेज के अंदर हर किस्म के ऑब्जेक्ट के इंस्टेंसेस डिटेक्ट करें, तो आप क्या चाहेंगे कि आप ये चाहेंगे कि कोई भी इंस्टेंस मिस ना हो। तो लेकिन इंस्टेंस मिस ना होने के लिए आप क्या करेंगे कि आप रिकॉल तो हाई करेंगे, लेकिन आप कहेंगे खैर मेरे पास फॉल्स पॉजिटिव कुछ आ रहे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सो दैट इज बेसिकली एक्सट्रीमली, तो आप एंड इट्स अ रियलिटी कि जब हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के अंदर फर्दर फिल्टरिंग करना चाहते हो तो आप लो लेवल क्लासिफायर होता है उसे हम सेंसिटिव, हम उसे क्या कहते हैं उसकी थ्रेशोल्ड इस तरह सेट करते हैं कि रिकॉल हाई हो और फॉल्स पॉजिटिव। अगर बाइनरी क्लासिफायर हो ना तो जैसे जैसे आप उसकी थ्रेशोल्ड बढ़ाते जाएंगे वो स्पेसिफिक होता जाएगा, जो बीटा है बढ़ाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा स्पेसिफिक होता जाएगा। जैसे ही बीटा कम करते जाएंगे जो बायस है जो ऑफसेट है वो क्या होता जाएगा वो सेंसिटिव होता जाएगा, क्योंकि बायस जब आपने ऐड या थ्रेशोल्ड बढ़ानी शुरू की तो आगे कह रहे थे ग्रेटर देन 0 तो वो स्पेसिफिक होता जा रहा। तो हम कहते ये थे कि इवन अब भी यही होता है कि आप यू ट्यून इट टू बी सेंसिटिव ताकि आप सारी की सारी इंस्टेंसेस डिटेक्ट करें और देन आप उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग करके जो फॉल्स पॉजिटिव हो उन्हें क्या कर सकते हैं रिजेक्ट कर सकते हैं। दैट इज वन सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो है फेस रिकग्निशन का, ठीक है। अब वहां मैं सेंसिटिव चाहूंगा स्पेसिफिक चाहूंगा, ठीक है। सेंसिटिव में आपको आपके लैपटॉप के अंदर घुसा हुआ होगा, आप क्या करेंगे, आप चाहेंगे जो 4 दफा मुझे भी इनकार कर दे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो एंट्री सिर्फ किसे दे मुझे दे। मिसाल के तौर पर अगर आपने डीएम की क्लास नहीं ली तो आप बहुत उदास होंगे, ठीक है। सो ऐसे ही है ना, सो वो होगा क्या कि ये माइट नॉट रिकॉग्नाइज योर फेस, फेस रिकग्निशन सिस्टम इट माइट फेल, ठीक है। एंड इट विल ओनली वर्क जब उसे 100% श्योरिटी होगी यू आर। तो यहाँ क्या है कि आपका फॉल्स नेगेटिव रेट हाई हो सकता है, यानी कई बहुत सारे सिनेरियो में आप और यार कर, ठीक है, वो कई दफा आपको अंदर एंट्री अलाउ नहीं करेगा, लेकिन दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट प्रॉब्लम। बात समझ आती है सबको? So there are the cases when you will have to design or configure your classifier to be sensitive. Binary classifier मैंने अभी आपसे कहा कि binary classifier की वो जो offset होती है या threshold होती है जिसे हम bias कहते हैं, उसको अगर आप बढ़ाना शुरू करेंगे तो आपका classifier sensitive होना शुरू होगा और specific होना शुरू होगा, और जैसे ही आप उसे reduce करना शुरू करेंगे तो आपका classifier जो होगा it will become sensitive, and that's how it works. Clear? So I will stop this discussion over here. There is another metric जिसे हम ROC कहते हैं, ये तो निकाल ही लेंगे ना, ये सब निकाल लेंगे। Okay, so I stop over there and ROC analysis. I'm not going to cover them. Those अगर बाद में टाइम मिला तो I will come back at ROC.
ROC अगर आपको प्रोसीजर निकाल समझ आ रहा है तो आपको ROC समझ आ रहा है. इसका नाम है रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व. So it's used to be quite famous. Okay. प्रिसीजन रिकॉल की कर्व जो कर्व होती है, अच्छा प्रोसीजर रिकॉल की जो कर्व होती है, एक तरफ आपकी प्रोसीजर होती है और एक तरफ आपकी क्या होती है, रिकॉल होती है. सो डिपेंड्स कि आप उसे कैसे प्लॉट करना है. ठीक है. सो टेक्निकली यू हैव रिकॉल एंड यू हैव प्रोसीजर. डायगोनल के केस में तो स्ट्रेट लाइन. तो आप चाहते हैं कि प्रोसीजर रिकॉल न्यू हो. ठीक है. सो आपकी रिकॉल भी हाई हो और प्रोसीजर भी हाई. और टेक्निकली दिस इज योर जो सेंटर एवरेज लाइन 0.5 F1 स्कोर 0.5 होता है जिसमें. सो F1 स्कोर 0.5 से ऊपर वाली तमाम जो क्लासीफायर हैं वो इसके ऊपर फॉल करेंगे और F1 स्कोर इससे जो जितने हैं वो सारे इससे नीचे फॉल करेंगे. सो दैट इज बेसिकली प्रोसीजर रिकॉल. यस प्रोसीजर रिकॉल आएगा इसमें कैसे. ओके. सो now finalizing our supervised system, let's come back to unsupervised model and system. हमने supervised को बहुत डिटेल में देखा. तो supervised के अंदर हमने कौन-कौन से मेथड और सिस्टम एक्सप्लोर किए. We started with linear regression and then we went on to see logistic, SVM perceptrons and finally we saw neural networks. ठीक है. Neural networks we saw that. It turns out कि real life के अंदर आपके पास दोनों किस्म का डाटा हो सकता है. You can have अनलेबल डाटा जो कि बहुत ज़्यादा है एंड लेबल डाटा जो कि बहुत रेयर स्पीशीज. लेबल डाटा के लिए आपको मैनुअल एफर्ट चाहिए जो कि आपको वो लेबल डाटा लेबल कर दे. सो हमारे पास हम ह्यूमंस वी वर्क इन बोथ वेज बट नाउ वी विल शिफ्ट आवर फोकस टू द अनसुपरवाइज्ड मेथड. तो अनसुपरवाइज्ड मेथड के अंदर हम अनसुपरवाइज्ड मेथड के एक और नाम भी देते हैं. हम उन्हें कहते हैं क्लस्टरिंग और ग्रुपिंग. तो अनसुपरवाइज्ड में हमारे पास क्योंकि लेबल्स अवेलेबल नहीं होते तो हमारा गोल ये होता है कि हम किसी खास सिमिलैरिटी मेथड की बेसिस पर जो एक जैसे आइटम्स हो उन्हें मिला के एक ग्रुप या एक नाम दे. दैट इज व्हाट वी डू. और इसको टेक्निकल टर्म में हम कहते हैं ग्रुपिंग और क्लस्टरिंग. ठीक है. तो अनसुपरवाइज्ड मेथड का एक और नाम ग्रुपिंग और क्लस्टरिंग है. नॉट टेक्निकली राइट बट you will find people saying I am doing clustering, this is technically unsupervised method, but there might be some method जो कि supervised clustering है. So समझ आ गई बात की सबको. तो unsupervised method का जो मेजर गोल होता है वो interesting groups and patterns find करना. interesting group of individual points और फिर उन interesting groups के अंदर से बेस करके कुछ interesting insights हमें provide करना so that we can have better underlying understanding of our data. So हम ये क्या होगा. Okay, so the problem of clustering is what? So given a set of points, so with the notion of distance between, जब हम clustering या unsupervised की बात करेंगे इस पोर्शन में, we will always talk about some similarity यानी जो ही बेसिस में हमें आपस में क्या करना चाहिए, ग्रुप करना चाहिए. और हम ग्रुप किस तरह करना चाहेंगे? हम इस तरह ग्रुप करने की जाएंगे कि हमारे पास को लेट्स सपोज आपके पास एक डाटा सेट दिया है, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स आपको भी बताओ के अंदर या कुछ एग्जांपल आपको भी बताओ अंदर अंडरलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. आप ये चाहेंगे कि आप उनको ग्रुप्स करें और जब आप ग्रुप करना चाहेंगे तो आप ये चाहेंगे कि मैंने ग्रुप कर दिया तो होना ये चाहिए कि एक ग्रुप के अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो आपस में एक जैसी हो, एक दूसरे के नजदीक हो और बैक वक्त उन एग्जांपल्स का जो दूसरे ग्रुप के एग्जांपल्स हैं उसके साथ में क्या हो डिसिमिलर, दूसरे ग्रुप के एग्जांपल के साथ क्या हो डिसिमिलर. इनको टेक्निकल टर्म्स में हम कहते हैं इंटर क्लास सिमिलरिटी एंड इंट्रा क्लास सिमिलरिटी या इंटर क्लास वेरिएशन और इंट्रा क्लास वेरिएशन. तो इंटर क्लास का मतलब क्या होता है बिटवीन टू डिफरेंट क्लासेस.
इंट्रा क्लास का मतलब होता है बिटवीन क्लास या बिटवीन ग्रुप। सो हमारा गोल क्या होता है क्लस्टरिंग या अनसुपरवाइज्ड ग्रुपिंग के अंदर कि हम ऐसे ग्रुप्स फाइंड आउट करें कि जो हम फाइनल ग्रुप्स को अरेंज कर लें, तो फाइनल इंडिविजुअल ग्रुप्स के अंदर जितने एलिमेंट्स बिलोंग करें उनकी आपस में इंट्रा क्लास सिमिलरिटी हाई हो या इंट्रा क्लास वेरिएशन कम हो और इंटर क्लास डिस्टेंस से या सिमिलरिटी वो कम हो या वेरिएशन हाई। समझ आती है बात की सबको? So that is what we do. So here it is a technical way of putting it. So given a set of points with the notion of distance between points, group the points into some number of clusters so that number of clusters are in some sense as near as possible. As near as possible से क्या कहा है? Formally हमारा गोल ये होता है कि हम डाटा पॉइंट्स इस तरह ग्रुप करें कि इंटर क्लस्टर डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम हो और इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस जो है वो मिनिमम हो। That's what our goal is. ठीक है? और क्लस्टरिंग के अंदर हमारे पास किसी किस्म का कोई लेबल अवेलेबल नहीं होता। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग। एक को हम कहते हैं पार्टीशनल क्लस्टरिंग और एक को हम कहते हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग। पार्टीशनल क्लस्टरिंग क्या होती है? यू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। इसको पार्टीशनल क्लस्टरिंग का एक और नाम है टॉप टू बॉटम। आप ग्रुप लिया, उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया, इनको फर्दर 2 हिस्सों में तकसीम किया और फर्दर तकसीम करते मीनिंग बिल्डिंग मीनिंग आप पूरा ग्रुप था उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया, अपना 2 ग्रुप आए उनको फर्दर 2 हिस्सों में तकसीम किया या एंड इसको तकसीम किया डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट और इसका निश्चित है। और हायरार्किकल क्लस्टरिंग में क्या होगा? जी बोले। सो हायरार्किकल क्लस्टरिंग में आप जो डाटा होगा उसको यू विल बी डिवाइडिंग इट इन अ हायरार्किकल ट्री। और टेक्निकली अगर मैं इसको कहूँ तो अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दी है वो दोनों टॉप डाउन और बॉटम अप जो है वो सारी हायरार्की क्लस्टरिंग में आती है। पार्टीशन क्लस्टरिंग में क्या होता है? पार्टीशन क्लस्टरिंग में आप सिंपली आपकी जो स्पेस होती है उसकी पार्टीशन कर रहे हैं। सो गिवन स्पेस आप उसको डिवाइड कर रहे हैं। सो अनफॉर्चुनेटली मैं आगे जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो सारी दोनों हायरार्किकल क्लस्टरिंग है। यानी हायरार्की क्लस्टरिंग आप 2 तरीकों से कर सकते हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप। सो टॉप डाउन में आप क्या करते हैं कि आपके पास पूरा एग्जांपल्स दी होती हैं, उनको 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं और करते आप इंडिविजुअल एग्जांपल में बोल देते हैं। सो और बॉटम अप पे क्या होता है कि आप एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं और फिर उसके साथ उसकी क्लोजेस्ट जोड़ते हैं, जोड़ते आप टॉप पे आ जाते हैं। दिस इज हायरार्किकल क्लस्टरिंग। ठीक है? और दूसरी आपके पास है पार्टीशन क्लस्टरिंग। पार्टीशन क्लस्टरिंग आप करते हैं कि आपकी जो डाटा है पॉइंट डायमेंशन स्पेस के अंदर पड़ा हुआ है एंड यू स्टार्ट स्प्लिटिंग इट जस्ट लाइक आप KMeans के जरिए उसको स्प्लिट करना सीखते हैं। क्लियर? ओके। सो जो पार्टीशन क्लस्टरिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और फेमस एल्गोरिथम है बेसिकली वो KMeans के नाम से है। लेकिन बिफोर गोइंग है किसकी मैं अभी आपको आगे चलता हूँ। डिसीजन ट्री वाज अ पार्टीशनल एल्गोरिथम। डिसीजन ट्री में लेकिन हमारे पास क्या था? लेबल। डिसीजन ट्री क्या कर रहा था? अगर आप याद हो तो हम दोनों तरीकों से बॉटम अप जा सकते हैं, टॉप अप जा सकते हैं। डिसीजन ट्री में तो मतलब पहले लेबल थे और उसकी बेस पे हम यस यहाँ वाले लेबल ये हम सेपरेट करके बाद में लेबल यस सेपरेट करने के बाद ग्रुप करने के बाद फिर हमने कोई खास लेबल। और याद रखें जो लेबल हम देंगे या जो कंप्यूटर लर्न करेगा उसमें बहुत डिफरेंस है। हो सकता है वो ग्रुप लर्न करके आया उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो आप उसे खुद से देखेंगे कि उसमें किस किस्म के आइटम्स पड़ेंगे या किस किस्म की एग्जांपल्स पड़ेंगे और आप अपनी तरफ से मैनुअली उसे लेबल प्रोवाइड करें। क्योंकि अंडरलाइन एल्गोरिथम डजंट नो उसका ओरिजिनल लेबल क्या है। इट हैज नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ जी वो सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी की बेस पे कर रहा है ना। और उसके पास कोई ये लेबल तो नहीं है कि हाँ जी इसे न्यूज़ कहते हैं, इन्हें कुछ और कहते हैं, इन्हें कुछ और कहते हैं। ओके। सो अभी मैं आपको जब KMeans समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि पार्टीशन बेस्ड क्लस्टरिंग कैसे करते हैं। सो व्हाट इज द गुड क्लस्टरिंग? गुड क्लस्टरिंग के अंदर बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक गुड क्लस्टरिंग हाई क्वालिटी क्लस्टर प्रोड्यूस करेगी। और हाई क्वालिटी क्लस्टर से मुराद मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि उसकी इंटर क्लास या इंटर क्लस्टर डिस्टेंस या सिमिलरिटी जो होगी वो कम होगी और इंट्रा क्लस्टर सिमिलरिटी हाई होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है हाई इंट्रा क्लास सिमिलरिटी और हाई लो इंटर क्लास सिमिलरिटी, यानी कि बिटवीन क्लस्टर्स सिमिलरिटी क्या होगी? कम होगी, लेकिन क्लस्टर के अंदर जो सिमिलरिटी है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी।
और याद रखें आपका क्लस्टरिंग एल्गोरिथम इतना ही अच्छा हो सकता है जितनी अच्छी आपकी सिमिलैरिटी मैट्रिक है, ठीक है। जितनी उनसे आप सिमिलैरिटी मैट्रिक इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा आपका क्लस्टरिंग एल्गोरिथम होगा। और एक और पॉइंट कि क्वालिटी ऑफ द क्लस्टरिंग एल्गोरिथम आल्सो डिपेंड्स कि उसने आपको कौन से अनहिडन पैटर्न्स डाटा में से निकाल कर दिए। सो इफ इट्स अ गुड क्वालिटी क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, वो आपको इंटरेस्टिंग अंडरलाइन हिडन पैटर्न्स वो जो है ना डाटा में से निकाल के डिस्कवर करके देगा। सो एग्जाम्पल ऑफ क्लस्टरिंग एप्लीकेशन बहुत जगह इस्तेमाल होता है, मार्केटिंग, लैंड यूज, इंश्योरेंस, सिटी प्लानिंग, अर्थक्वेक स्टडीज। सो everywhere when you think you have a group of data and you want to find, in fact you have a huge data set and you want to find interesting underlying groups without going into detail of manually labeling them, you will always do some type of clustering on them. Clear? Okay. Okay, so let's start with partitioning algorithm. So partitioning algorithm क्या कहता है कि वहाँ क्या हो रहा था, वो एक हायरार्किकल क्लस्टरिंग में मैंने जैसे आपको पहले कहा कि आप या टॉप डाउन आ रहे थे या क्या आ रहे थे बॉटम अप। यहाँ क्या करता है कि पार्टीशनिंग एल्गोरिथम डाटा सेट को एडिशन में तकसीम करते हैं, ठीक है। तकरीबन हम उसे के हिस्सों में स्प्लिट कर देंगे और फिर हम उनके हिस्सों को इवॉल्व करेंगे सच दैट दे बिकम के डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, सच दैट दे बिकम के डिस्टिंक्ट ग्रुप्स। सो द फर्स्ट फेमस एल्गोरिथम इज बेसिकली के मींस, और इसी का एक और फॉर्म है जिसे हम कहते हैं KMeans। मैंने आपको पहले कहा था कि यू हैव सीन द सिंपलेस्ट एल्गोरिथम, सबसे सिंपलेस्ट एल्गोरिथम हमने कौन सा देखा, KMeans। और ये अब मैं ऑफ कोर्स मैं ऑलरेडी इसे सिंपलेस्ट कह चुका हूं, तो मैं इसे दी सिंपलेस्ट नहीं कह सकता, बट इट इज द सेकंड मोस्ट सिंपलेस्ट एल्गोरिथम यू आर गोइंग टू सी इन KMeans। सो KMeans या पार्टीशनिंग एल्गोरिथम क्या करता है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि आपसे पार्टीशन के सेट्स बता देते हैं, नंबर ऑफ पार्टीशन बता देते हैं, और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक, वन ऑफ द ड्रॉबैक ये है कि आपको के पता नहीं है, यू डोंट नो के। सो इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी, इट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी टू फाइंड द बेस्ट के। ठीक है, तो आप कितने ग्रुप्स फाइंड करते हैं, वी डोंट, ये जस्ट लाइक अ हाइपर पैरामीटर, हमें खुद से मेंशन करना होगा कि कितने ग्रुप्स हैं। तो होता क्या है कि KMeans प्रोसीड्स में कहता है कि आपसे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताते हैं, के नंबर ऑफ ग्रुप्स बताते हैं, तो वो आपके डाटा को उन ग्रुप्स में पार्टीशन कर देता है और आइटरेटिवली उन ग्रुप्स को इवॉल्व करने की कोशिश करता है सो दैट दे बिकम प्योर। प्योर कैसे होंगे, सिमिलैरिटी मैट्रिक्स जी, जैसे मैंने आपको बताया, यस। तो प्योर उस वक्त होंगे जब हम उन ग्रुप्स को प्योर करेंगे जिनकी इंट्रा क्लास सिमिलैरिटी हाई है और इंटर क्लास सिमिलैरिटी लो है। उसका भी सर हम कोई थ्रेशोल्ड रखेंगे कम से कम, नहीं, ज़्यादा बेसिकली टेक्निकली आपका KMeans उस वक्त कन्वर्स करता है जब आपका सम ऑफ स्क्वेयर डिस्टेंसेस बिटवीन जो है ना वो कांस्टेंट हो जाता है, या आपके जो क्लस्टर सेंट्रॉइड्स होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं, दे डोंट स्टार्ट, यानी कि 2-4 आइटरेशन में अगर आपका सेंटर चेंज नहीं हुआ से ग्रुप का, तो हैज ओके। सो दो एल्गोरिथम हैं इसके, एक को हम कहते हैं KMeans जो कि न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक को हम कहते हैं KMeans। KMeans को हम बेसिकली कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। मीन्स कम फ्रॉम यूजिंग mean and medoids come from using mode, ठीक है। हम मीडियन नहीं लेंगे, हम मोड लेंगे, तो कॉमनली occurring एलिमेंट्स कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट करते हैं। ओके, सो KMeans का बेसिक एल्गोरिथम बहुत सिंपल है। गिवन अ डाटा सेट यू विल स्टार्ट विद के रैंडम एग्जांपल्स, आप उस डाटा सेट में जाके के रैंडम एग्जांपल्स को उठा लो और वो के रैंडम एग्जांपल आपके पास के क्लस्टर्स का काम देगा। और KMeans के अंदर दो मेजर स्टेप्स होते हैं, इट हैज टू मेजर स्टेप्स। एक को हम कहते हैं क्लस्टर असाइनमेंट स्टेप या ग्रुप असाइनमेंट स्टेप, और दूसरे को हम कहते हैं ग्रुप अपडेशन या मीन कैलकुलेशन ऑफ ईच ग्रुप। क्लियर? तो यहाँ पे एल्गोरिथम लिखा हुआ, आप क्या करेंगे, के पॉइंट्स सेलेक्ट करेंगे आपके एग्जांपल में से के, और वो आपके इनिशियल सेंट्रॉइड से क्लस्टर के सेंटर्स बन करेंगे, और फिर हर इटरेशन में क्या करेंगे, पहले असाइनमेंट स्टेप होगा। असाइनमेंट स्टेप में आप उठाएंगे हर एग्जांपल को उठाएंगे और देखेंगे कि वो जो के सेंट्रॉइड है उनमें से किसके क्लोजेस्ट, जिससे क्लोजेस्ट होगा आप वो एग्जांपल उसे असाइन करेंगे। ठीक है, सो जब आपने ये स्टेप कर लिया तो आपकी हर एग्जांपल किसी न किसी ग्रुप के उसके बाद आप ग्रुप के मीन को अपडेट करेंगे। अब आपने जो नई एग्जांपल असाइन किए उनके ऊपर बेस करके हर ग्रुप का नया मीन कैलकुलेट करेंगे। टेक्निकल टर्म में
दैट्स व्हाट वी डू। और हम यूज तक करते रहेंगे, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि जब तक सेंट्रॉइड्स डोंट चेंज, यानी सेंट्रॉइड जब आप कन्वर्ज करेगा तो आपका सेंट्रॉइड्स सक्सेसिव आइटरेशन में देयर विल बी नो डिफरेंस, आपका सेंट्रॉइड्स स्टेबल हो। टेक्निकल टर्म में हम ये दो काम कर रहे हैं, हम ग्रेडियंट डिसेंट की स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। और ये जो मैं अभी आपको एल्गोरिथम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, these are the iteration of the gradient descent, और KMeans has its own cost function जिसे हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और KMeans एक नॉन कन्वेक्स प्रॉब्लम है। नॉन कन्वेक्स प्रॉब्लम का मतलब ये है कि आप उसे अगर डिफरेंट रैंडम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो आपको हमेशा डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। सो आई एम गोइंग टू शो द कंप्लीट सेट ऑफ स्टेप्स वन बाय वन। सो हियर इज द क्लस्टरिंग एग्जांपल। सपोज देयर आर द एग्जांपल्स। अब ये लेवल जो डिफरेंट शेप्स नजर आ रही है, ये हमारे लिए अंडरस्टैंड के लिए। KMeans तो कुछ नहीं पता, हमने इनको तीन, K वाला क्या है 3, K वाला क्या है 3, तो वी हैव टू डिवाइड दिस डाटा सेट इनटू 3 ग्रुप्स। सो मैं 3 रैंडम पॉइंट्स से स्टार्ट करूंगा, आई विल स्टार्ट विद 3 रैंडम पॉइंट्स 1 2 एंड 3। और अब पहला स्टेप होगा असाइनमेंट का। असाइनमेंट में करूंगा क्या, हर एग्जांपल उठाऊंगा और उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तीनों से, जिससे उसका डिस्टेंस कम होगा ये मैं उस ग्रुप के साथ नथी करूंगा। Once I have done for all the example, at the end of this step, हर एग्जांपल किसी न किसी ग्रुप को क्या करेगी, belong करेगी। ठीक। ये अगर जो सेंट्रॉइड है, ये तो हमारे सेंट्रॉइड पे डिपेंड करता है कि क्लस्टर किस टाइप का होगा। ये बिल्कुल मैंने इसीलिए कहा इट्स नॉन कन्वेक्स प्रॉब्लम। ठीक है, जब आप स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप डिफरेंट होंगे तो आपको डिफरेंट क्लस्टर्स होंगे। रिजल्ट्स भी उसी जी, रिजल्ट भी स्टूडेंट डिफरेंट आएंगे। तो हम करते क्या है, रियल लाइफ में करते हैं कि आप KMeans को 10 20 दफ़ा रन करते हैं डिफरेंट इनिशियल पॉइंट से, और फिर आप वो वाला उठा के रख लेते हैं जो कि सबसे बेस्ट क्रॉस होल्डिंग। बेसिकली देयर इज नो क्रॉस होल्डिंग। आप क्योंकि आप सिंपली वो ले रख लेते हैं जिसका मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे कहा इंटर और उनका क्लास या सम ऑफ स्ट्रेट डिस्टेंसेस बिटवीन। यस बिल्कुल, मैं अभी आपको दिखाऊंगा इट विल जनरेट। सो नाउ असाइनमेंट स्टेप सबको समझ आ गई। उसके बाद अपडेशन स्टेप होगा। असाइनमेंट करने के बाद अपडेशन स्टेप में क्या होगा, लेट्स सपोज ये सारी की सारी एग्जांपल इसके साथ मथी हो जाती है, तो मैं अब नया मीन कैलकुलेट करूंगा बेस्ड ऑन द मीन ऑफ दीज एग्जांपल। तो दिस विल मूव दिस सेंटर ओवर हियर, और हो सकता है ये इधर आ जाए। ये उसका डाटा अपनी तरफ से जी जी खींच रहा है, यानी वो अपने क्लोजेस्ट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है और खुद को अपडेट करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे फाइनली इट विल सेटल डाउन। तो समझ आ गए दोनों स्टेप्स? जी फर्स्ट स्टेप के अंदर सर हमने जो ग्रुप बनाया उसको आइडेंटिफाई, उसमें एग्जांपल भी डालेंगे या फिर डालेंगे, एग्जांपल्स डालेंगे ना। एग्जांपल कैसे डालेंगे, हर एग्जांपल से उठा के उसे पूछेंगे हाँ नहीं आपने इसमें डाला, इसमें डाला, इसमें डाला। हर एग्जांपल खुद चूज करेगी, जिसका सेंट्रॉइड के साथ सबसे कम डिस्टेंस होगा एग्जांपल उस वाले। पहले हम n empty पार्टीशन बनाएंगे। n empty पार्टीशन में बेसिकली 3 पार्टीशन बनाएंगे empty, और उनका जो सेंटर होगा वो 3 एग्जांपल हम रैंडमली उठा लेंगे अपने डाटा से, और फिर उन 3 एग्जांपल्स को हम 3 पार्टीशन में डाल देंगे, और फिर जो जो एग्जांपल उसके पास आती है एक सेट ये होगा। फिर जब ये कर लिया तो इस सेट का नया मीन कैलकुलेट होगा, दैट विल बी द मीन ऑफ द न्यू ग्रुप। उसके बाद अगली आइटरेशन में दोबारा असाइनमेंट करना स्टार्ट करें, और फिर ये दोनों स्टेप्स में क्या करता हूँ, असाइनमेंट मीन कैलकुलेशन, असाइनमेंट मीन कैलकुलेशन टिल माय सेंट्रॉइड्स डोंट चेंज। सेकंड इटरेशन होगी जिसके अंदर हमने ग्रुप्स बनने के बाद जो किसी भी ग्रुप में एग्जांपल्स नहीं गई होंगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आपने हर एग्जांपल को तीनों से मैच किया तो ग्रुप्स बने होंगे उनके अंदर दोबारा चेक करेंगे। जी जी, आप हर एग्जांपल का तमाम ग्रुप के साथ हर आइटरेशन में चेक करें। हो सकता है पहले वो इसके नजदीक थी, अगली आइटरेशन में दूसरे के नजदीक। नंबर ऑफ ग्रुप्स बेसिकली मेरा k होगा जी, नंबर ऑफ ग्रुप्स आपने किया, और मैंने आपसे पहले कहा कि बेसिकली ऑफ नोइंग व्हाट इज द बेस्ट के अंटिल आई डू एंड गो एंड एक्सपेरिमेंट्स। सो आइटरेशन 0 ये हुई, ये असाइनमेंट स्टेप है। असाइनमेंट स्टेप में क्या हुआ कि इन्होंने ये सारी की सारी एग्जांपल उठा के किसको देनी, पॉजिटिव क्लास को, और ये सारी की सारी उठा के यानी ये सारी की सारी ग्रीन एग्जांपल इस क्लस्टर के अंदर आ गई, ब्लू एग्जांपल इस क्लास के अंदर आ गई, रेड एग्जांपल। अब अगले स्टेप में क्या होगा, नया मीन कैलकुलेट होगा। तो इसका मीन कहाँ आ जाएगा, यहाँ, और इसका मीन कहाँ जाएगा, यहाँ, और ये मीन थोड़ा सा शिफ्ट होगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट विल वर्क। सो नजर आ रहा सबको? अगली आइटरेशन में क्या होगा, दोबारा असाइनमेंट होगी। अब असाइनमेंट दोबारा होगी तो ये देखें, नजर आ रहा सबको? क्लियर? फाइनली
here you will stop. सर हर आइटरेशन दो बार नहीं एग्जांपल दिखाएंगे, तमाम एग्जाम्पल सारी एग्जांपल। यस, सर एक बार मीन ले लिया सर, दो बार तो नीचे क्यों आ गया? एक बार मीन लिया, मैं वापस आया। सो ये आइटरेशन 0 है, ये आइटरेशन 0, आइटरेशन 1 में पहले आपने असाइन किया, फिर मीन कैलकुलेट किया, ठीक है, फिर असाइन किया और फिर मीन कैलकुलेट किया, फिर असाइन किया, फिर मीन, फिर असाइन, फिर मीन, और एंड पे आपके पास फाइनली दिस इज योर KMeans। और ये आपने न्यूमेरिकल डाटा KMeans के अंदर जो कि आप इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, कैटेगोरिकल डाटा के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर ये होता है कि आप मीन नहीं लेते हैं, आप सिंपली जो क्लस्टर के अंदर एग्जांपल्स आपको असाइन हुए उनका आप मोड ले लेंगे और उसको एज अ क्लस्टर सेंटर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, एंड दैट इज हाउ द KMeans वर्क्स। क्लियर? गुड। अच्छा, जो मैंने आपसे पहले थोड़ी देर पहले बात कही थी वो ये था कि अगर आपके सेंटर्स डिफरेंट होंगे तो आपके डिफरेंट आंसर आएंगे। सो इनिशियल सेंट्रॉइड्स ऑफर चूज, सो फॉर एग्जांपल अब अगर मैं इसको यूं इनिशियलाइज करूं तो मेरा पहला सेंटर वहां पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, अगर मैं इसे कन्वर्ट कराऊंगा तो इट विल हैव टोटली डिफरेंट ग्रुप्स। सो दैट इज द इनहेरेंट नेचर ऑफ KMeans। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। सो ये यहाँ पे आके स्टेबल हो जाता है। सो अब एक ग्रुप मेरा कौन सा है, उसे इसको यूं पार्टीशन किया, एक ग्रुप ये वाला, दूसरा ग्रुप ये वाला, और दैट इज माय थर्ड ग्रुप। So now how will that? Any other question? So that is how KMeans has problem when clusters of different size and shapes, and KMeans has problem when the data contains outlier. Outlier होगा तो आपको सीधा सीधा समझ आ जाएगा कि क्या इशू है, ठीक है। So KMeans की जो complexity है, it's order of n times k times I times d, I number of iterations, ठीक है। So this is कि आपने कितनी iterations निकालेंगे, हर iteration में n points थे, हर iteration में सारे points को अपडेट करना और हर डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको d एट्रीब्यूट्स के ऊपर, तो जो आपके ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी है इट्स ऑर्डर ऑफ n times k times I times d, ठीक है। और हाँ, ये भी मैं आपको बता दूँ कि कन्वर्जेंस जल्दी हो जाती है। आखिरी जो हो सकता है बहुत सारी आइटरेशन में उनमें एक एग्जाम्पल कभी इधर कभी उधर, तो वो आपके जो कन्वर्जेंस है उसे क्या कर सकती है, स्लो कर सकती है। सो अर्ली स्टॉपिंग कैन बी अ गुड आइडिया, अर्ली स्टॉपिंग कैन बी अ गुड आइडिया। क्यों? क्योंकि आपने फौरन शुरू की आइटरेशन में एक रफ एस्टिमेट, वेरी रफ की बजाय प्रीटी गुड एस्टिमेट आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप नीचे आइटरेशन में जाते हैं तो इट इज रियल लाइफ सिनेरियो। ये एग्जांपल कभी यूज कर देंगे इधर कभी उधर, तो सेंटर्स आप क्या होते हैं, चेंज होते रहेंगे और कन्वर्ज नहीं रहेगा। सो यू हैव टू बी अ मिडल। और क्लोजनेस के लिए आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस, कोसाइन सिमिलैरिटी, कोरिलेशन, महालनोबिस डिस्टेंस, एलेवन डिस्टेंस, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दैट्स इट, दिस इज आर KMeans। और हाँ, अगर आप आउटलायर्स को अनसुपरवाइज्ड वे में निकाल सकते हैं तो दैट इज अ गुड एस्टिमेट। सो ये एक एल्गोरिथम है, अगला एल्गोरिथम हम नेक्स्ट क्लास में दो एल्गोरिथम और कवर करेंगे। जी नहीं So it is practical. यस Friday last class.